आप देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, मतलब कि टॉपिक पढ़ने से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आज हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन बना दिया बोर्ड में 5 नंबर का तो 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल करके आज आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, बलों का अध्यारोपण कहता क्या है, पहले ये बतवा को समझिए आप। देखिए मेरे पास टोटल अभी 4 गो आवेश दिखाई दे रहा है, जिसमें इसको नाम दिए हैं Q1 आवेश, इसको नाम दिया है Q2 आवेश, इसको नाम दिया है Q3 आवेश, और इसको नाम दिया है Qn आवेश। Qn मतलब समझ रहे हैं, इसके और इसके बीच में बड्डी मनी आवेश है, एगो दुगो नहीं है। n हो गया Qn मतलब कि संख्या n तक जाता है, तो Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, ऐसे करते करते कहां तक है, n तक है। और ये सब आवेश मिल करके ये Q1 आवेश पर बल लगा रहा है। बतिया पकड़िए, Q2 भी Q1 पर बल लगा रहा है, Q3 भी Q1 पर बल लगा रहा है, और Qn भी Q1 पर बल लगा रहा है, और इसके बीच में जितना भी आवेश है सब Qn पर ही बल लगा रहा है। तो इसीलिए बनावल गया है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत थ्योरी, कि अगर बड्डी मनी आवेश मिलकर के किसी एक बिंदु आवेश पर बल लगाएगा ना, तो बिंदु आवेश पर मिलने वाला जो परिणामी बल रहेगा इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। बतिया बोले हैं, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा अभी, ठीक है, धीरज रखिएगा, समझ में आएगा, समझे। अब ऐसे सोचिए कि हम यहाँ पे खड़ा है, उधर से हमरा पर कोई बल लगा रहे हैं, कोई उधर से बल लगा रहे हैं, कोई उधर से बल लगा रहे हैं, तो हम पर जो बल रहेगा यानी कुल बल जो हम पर मिलेगा उन सभी के बल के सदिश जोड़ के बराबर रहेगा। अच्छा, बल को सदिश में काहे जोड़ रहा है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए इसका सदिशीय जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, इसका पहले आप समझिए परिभाषा क्या होता है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए जैसे से हम यहाँ पे लिख देंगे ना, वैसे से अगर आप लिख के चलाते हैं बोर्ड में ना, तो पूरा 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएगा छूछे एकदम। ठीक है, तो देखिए बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बोलेंगे बलों के अध्यारोपण, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ओके, हल्के में लीजिएगा इसको। अभी बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु आवेश, इसको नाम दे रहे हैं बिंदु आवेश जिस पर बल लग रहा है। ठीक है, इसको हम बोले बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल। अब इस पे जो बल लगाएगा आवेश को कहेंगे विद्युत बल कहेंगे, खाली बल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल, बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल, समझिएगा, बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल उन सभी आवेशों, उन इसको इसके लिए बात कर रहे हैं, फिर इसके लिए बात कर रहे हैं, फिर इसके लिए बात कर रहे हैं, तो उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। मतलब एक लाइन में समझिए कि बिंदु आवेश पर जो मिलने वाला परिणामी बल है, अगर उसको हम F मान लेते हैं, वेक्टर F, तो उन सभी आवेशों द्वारा, मान लिया कि ये आवेश जो इस पर बल लगा है उसका नाम Q1 दिए, तो अब ये अपने से कौन करेगा, दूर ढकेलेगा तो इधर जाएगा, ये बल लगाएगा तो ये इसको जब दूर ढकेलेगा प्रतिकर्षित करेगा तो इधर जाएगा, और ये जब इसको दूर ढकेलेगा प्रतिकर्षित करेगा तो इधर जाएगा, कि सब प्लस में यहाँ पे। ठीक है, Q1 भी प्लस है, Q2 भी प्लस है, Q3 भी प्लस है, Q4 भी प्लस है, सब प्लस है। तो मिलने वाला जो परिणामी बल रहेगा, इस पर मिलने वाला जो परिणामी विद्युत बल रहेगा, इसके द्वारा लगाए गए बल के, इसके द्वारा लगाए गए बल के, और इसके द्वारा लगाए गए बल के
सदिश जोड़ के बराबर होता है। तो यही लिख रहा है F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस ऐसे डॉट कहां तक, इन तक। कि बड़ी मनी ना लगाएगा बल, बड़ी मनी आवेश मिल करके एक बिंदु आवेश पर बल लगा रहा, तो बिंदु आवेश पर जो मिलने वाला परिणामी बल रहेगा उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश जोड़ के बराबर होता है। बबुआ सदिश जोड़ करना है, अदिश जोड़ नहीं करना है। क्लियर हुआ इतना? हम सिंपल से याद रखिए कि इस पर मिलने वाला बल जो है मान लिया 10 न्यूटन है, ठीक है। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो मान लिया ये लगाया होगा 2 न्यूटन का बल, ये लगाया होगा 3 न्यूटन का बल, ये लगाया होगा 5 न्यूटन का बल। तो सबको जोड़िए ना, 5 3 8 और 2 10। तो इस पर मिलने वाला बल का है न्यूटन, 10 न्यूटन आ गया ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे, हम समझने के लिए बस ऐसे एग्जांपल लिया, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर ये जो है ये आवेश इस पर 5 न्यूटन का बल लगाएगा, यानी 5 न्यूटन से इसको ढकेलेगा, ये इसको 3 न्यूटन से ढकेलेगा और ये इसको 2 न्यूटन से ढकेलेगा, तो इस पर टोटल बल कितना होगा? तो इन सभी बल के जोड़े के बराबर ना होगा। तो वही बोल रहे हैं कि सदिश जोड़, खाली एक बोल दे रहे हैं ताकि बल को सदिश में जोड़ते हैं। तो वही यहां से याद रखिएगा कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल, यानी इस पर जो मिलने वाला परिणामी विद्युत बल रहेगा, ठीक है, बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल, इस पर जो मिलने वाला परिणामी विद्युत बल रहेगा, इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बल के सदिश जोड़ के बराबर होता है। तो यहां पर वही हम लिख दिए हैं कि उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बल के सदिश जोड़ के बराबर होता है। योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। सदिश योग के कौन होता है? बराबर होता है। और उसके नीचे लिख दीजिएगा वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट कहां तक? वेक्टर Fn तक, जो यहां पर लिखा हुआ है। अगर खाली पूछेगा छूछे कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत आप क्या समझते हैं, तो इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्या नंबर? 2 नंबर। अगर हो सके तो थोड़ा सा और उसका दिल जीतना चाहते हैं तो ये डायग्रामा खाली बना दीजिएगा, ऐसा क्या कर दीजिएगा, डायग्राम ठोक दीजिएगा, बात खत्म। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करने जाएंगे तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? डायग्राम देना पड़ेगा हमको। चलिए तो हम लोग डायग्राम जो है यहाँ पे तैयार करते हैं सबसे पहले। ओके, थोड़ा सा सब्र करिएगा, डायग्राम हम यहाँ पे तुरंत तैयार जो है कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमारा आवेश है, ठीक है, एक आवेश हमारा यहां पर है, इस आवेश का हम नाम दे रहे हैं Q1। एक आवेश हमारा यहां पर है, इस आवेश का नाम दे रहे हैं हम Q2। एक आवेश हमारा यहां पर है, इस आवेश का नाम दे रहे हैं हम Q3। और एक आवेश हमारा यहां पर है, इस आवेश का नाम दे रहे हैं हम Q4। सभी का स्थिति हम दिखाते हैं आपको, सभी आवेश का जो है स्थिति दिखा रहे हैं। तो बोले थे कि स्थिति दिखाने के लिए हम लोग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निर्माण करते हैं, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर मिलता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा मूल बिंदु O हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका एक्स अक्ष हो गया यानी एक्स एक्सिस हो गया, और दोनों मिला जहां पे वहां पर कहते हैं मूल बिंदु। तब मूल बिंदु से इसका अपना दूरी रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ? तो मूल बिंदु से इसका दूरी है Q2 आवेश का, मूल बिंदु से Q1 आवेश का भी कुछ दूरी रहेगा, मूल बिंदु से Q3 आवेश का भी कुछ दूरी रहेगा, और मूल बिंदु से Q4, अच्छा Q4 दे दिए हैं, इसको Qn कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सुंदर रहेगा, ठीक है। इसका Qn क्या कि इसके बीच में बड्डी मनी है आवेश रहेगा। Q3 है, Q4 Q5 Q6 कहां तक? n तक, टोटल कहां तक? n तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसे हो गया हमारा सब। इसको थोड़ा सा और दूर कर देते हैं ताकि जो है उतना आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ सके। तो दिक्कत भाई साहब, चलिए अब सब मिल करके जितना भी आवेश है, अच्छा मूल बिंदु से आवेश का दूरी दिखाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। कौन सदिश? स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश को यहां पर हम लोग वेक्टर आर से लिखने वाले हैं। तो ये हो गया वेक्टर आर, ये भी हो गया वेक्टर आर, ये भी हो गया वेक्टर आर, ये भी हो गया वेक्टर आर। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा गया, छोटा छोटा करते हैं, सुंदर लगेगा। सबको हम लोग किससे? वेक्टर आर से। तो ये वेक्टर आर, ये भी वेक्टर आर, ये भी वेक्टर आर, ये भी वेक्टर आर। देखिए ना सब का स्थिति सदिश एक ही हो गया। कैसे पता चलेगा कि कौन किसका है?
तो उसके लिए फिर हम लोग आवेश का अनुसार नाम दे रहे हैं। तो ये Q1 आवेश का स्थिति सदिश है तो इसको R1 कर देंगे। Q2 आवेश का स्थिति सदिश है तो इसको R2 कर देंगे। ये Q3 का है तो इसको हम R3 कर देंगे और ये Qn का है तो इसको हम लोग Rn कर देंगे। कोई दिक्कत? नाम में कोई दिक्कत नहीं ना है। स्थिति सदिश मतलब जो स्थिति को बता दे। जैसे हम कह दिए आपका दूरी 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर कहां से दूरी है वो पॉइंट बताना पड़ेगा ना, तो वही मूल बिंदु दिए हैं। यहां से 10 किलोमीटर, मान लेते हैं कि पटना से 10 किलोमीटर, गया से 10 किलोमीटर, तो जो पटना हुआ मूल बिंदु हो गया, गया जो हो गया मूल बिंदु हो गया। तो अभी भी हम खाली 10 किलोमीटर बोले हैं तो मतलब कि परिमाण बोले हैं, अब उसमें हमको दिशा भी देना पड़ेगा तब जाकर के स्पष्ट होगा। तो हम कहें कि चोर जो है गया से चोरी करके उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर गया है तो तुरंत पुलिस जाके कच्चा धर लेगा। तो मतलब हम कोची बता दिए, स्थिति सदिश बता दिए हैं। किसका? तो चोर का। समझे? वही बात यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं कि Q1 आवेश कहां है, तो मूल बिंदु से मान लिया उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर है, तो इसी चीजों को जो हम लोग लिखते हैं वो वेक्टर R1 से लिख दिए हैं। मतलब कि जिसमें सदिश और परिमाण दोनों होता है उसी को हम लोग सदिश कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। सब चीज सही है ना? अब देखिए सबका स्थिति सदिश इस तरह से दिखा दीजिए। अब आप सोचिए Q1 आवेश जो है, Q2 जो है, ये Q1 को कुछ करेगा, प्रतिकर्षित करेगा कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और जिस पर बल लगेगा, सब जिस पर बल लगा रहा है वो भी प्लस में है। तो Q2 आवेश जो है वो Q1 को खींचेगा कि ढकेलेगा? बताइए ना तनी सा सोच के। ढकेलेगा। कुछ करेगा? अपने से दूर ढकेलेगा। Q3 कुछ करेगा Q1 को, तो इसको भी Q3 कुछ करेगा? ढकेलेगा। इसको भी Q3 कुछ करेगा? ढकेलेगा। आगे बढ़िए, Qn कुछ करेगा तो ये भी इसको इधर ही ढकेलेगा। अब जिधर बल लगाएगा उधर ढकेलेगा। तो जब ये इधर बल लगाएगा तो इस बल का नाम दिए हम वेक्टर F। तो कैसे पता चलेगा कि ये Q2 Q1 पर बल लगा रहा है? तो उसके लिए आपको हम समझा चुके हैं कि जो बल लगाएगा वो पीछे और जिस पर बल लगेगा वो आगे। जैसे बैट से गेंद को मारते हैं तो गेंद पर बल लगा है तब गेंद आगे निकल गया और बैट पीछे रह गया। तो Q2 किस पर बल लगा रहा है? Q1 आवेश पर बल लगा रहा है। तो बल लगाने वाला कौन है? Q2। तो इसको पीछे लिखेंगे। बल लग किस पर आया? Q1 पर, तो 1 को पहले लिखेंगे। तो इस बल का नाम पड़ गया वेक्टर F12। बल का नाम क्या पड़ा? वेक्टर F12। इसी प्रकार से Q3 जब Q1 पर बल लगाएगा तो इस बल का नाम पड़ जाएगा वेक्टर F13, कि 3 लगा रहा है और बल लग किस पर आया? तो 1 पर, तो 1 पहले और लगाने वाला बाद में। इसी प्रकार से Q1 जब इस पर बल लगाएगा तो कुछ हो जाएगा वेक्टर F1n हो जाएगा। n बल लगावेगा और बल लग गया किस पे? तो F पर लग गया। यह स्पष्ट हो गया आपका। अब बताए थे ना कि बल में दिशा भी होता है। बल में क्या होता है? दिशा। और दिशा बताने के लिए, किसी भी सदिश का दिशा बताने के लिए इकाई सदिश का प्रयोग करते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं आर कैप से। ताकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर आर का जो फॉर्मूला होता है वो आर का परिमाण और आर कैप होता है। तो आर कैप जो है वो दिया गया सदिश का दिशा बताता है। इसका दिशा, दिया गया सदिश का दिशा, यानी यहाँ पर बल का दिशा बताएगा कौन? विद्युत बल का दिशा कौन बताएगा? तो आर कैप बताएगा। तो इसमें भी हम आर कैप दिखा देते हैं इसी की दिशा में। अब बल इधर जा रहा है इसी की दिशा में दिखा दिया आर कैप। यहाँ पर भी आपको आर कैप हम दिखा दिए हैं और यहाँ पर भी हम आर कैप दिखा दिए हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन आर कैप किसका है, कौन किसका दिशा बता रहा है? तो उसको स्पष्ट करने के लिए ये F12 है तो यहाँ आर कैप 12 हो जाएगा। ये F13 है तो यहाँ आर कैप 13 हो जाएगा। यहाँ आपका कची है F1n है तो यहाँ आर कैप 1n हो जाएगा। भाई साहब डायग्राम कंप्लीट। 5 नंबर का जो हम लोग काम करने जा रहे हैं ना उसके लिए जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब बस इसी को देख करके जो है हम लोग को सॉल्यूशन जो है वो कर देना है। समझे? तभी हम लोग बलों के अधोरेपण का सिद्धांत में कौची सीखे, कौची पढ़े? तो बोले कि बलों के अधोरेपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु आवेश पर मिलने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश जोड़ के बराबर होता है, यानी सदिश योग के बराबर होता है। तो अब सुनिएगा, इस पर मिलने वाला जो परिणामी बल है यानी Q1 आवेश पर जो मिलने वाला परिणामी बल है उस परिणामी बल को अगर हम वेक्टर F मान लेते हैं, कुछ मानते हैं वेक्टर F, किस पर? Q1 आवेश पर मिलने वाला परिणामी बल, यानी टोटल जो बल मिलेगा, ये भी ढकेलेगा, ये भी ढकेलेगा, ये भी ढकेलेगा, तो कुल बल मिलेगा ना, तो उस Q बल को हम कुछ मान लिए? F मान लिए। अब इस Q बल को अगर हम F मान लिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश पर मिलने वाला परिणामी बल
बिंदु आवेश पर मिलने वाला परिणामी बल को क्या माने, एफ। बिंदु आवेश पर मिलने, यानी इस आवेश पर मिलने वाला जो परिणामी बल रहेगा इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश जोड़ के बराबर रहेगा। तो सदिश जोड़ के बराबर तो कौन कौन बल मिलल है, तो बल F12 मिलल है, F13 मिला हुआ है और कहां तक, F1n तक मिला हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 5 6 ऐसे जाते जाएगा, तो उतना नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट लास्ट में लिख देंगे वेक्टर F1n। यही है, और इसी को आगे हम लोग कोशिश कर देंगे, अभी कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सुनिएगा, पहले अब हमको कुछ निकालना पड़ेगा, तब वेक्टर F12 निकालना पड़ेगा, फिर F13 बल निकालना पड़ेगा, फिर F14, ऐसे करके आगे हम लोग को बल निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, जब हम F12 बल निकालने जाएंगे तो मतलब कि हमको किस आवेश पे काम करना पड़ेगा, केवल Q1 और Q2 पर काम करना पड़ेगा, केवल Q1 और Q2 पर बल काम करना पड़ेगा। ठीक है, यही दोनों आवेश पर जो है हम लोग को बस काम करना पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं कॉल किसका है। बस सुनिएगा, यही दोनों आवेश पर हम लोग को करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो देखिए बस इन्हीं दोनों आवेश पर, कहा कि हम केवल F12 बल निकालना चाह रहे हैं, तो सुनिएगा, इसके और इसके बीच में लगने वाला बल पहले निकालना पड़ेगा, फिर इसके और इसके बीच में लगने वाला बल निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच में लगने वाला बल निकालेंगे हम लोग। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला पता है ना, कौन दिए थे, कूलाम और कौची दिए थे, सदिश के रूप में यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, कहा कि हम लोग बलों का धर्म पर जो पढ़ रहे हैं ना उसमें सदिश योग है, तो सदिश वाला बल लगाएंगे। तब बल का फॉर्मूला कौची होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही ना होता है। तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, आप बताइए ना, के लिख सकते हैं डायरेक्ट के, अगर हम के लिख देते हैं तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना, के तो लिख ही सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो के 1 2 मतलब कि हम किस पर काम कर रहे हैं, तो आवेश 1 पर काम कर रहे हैं, आवेश 2 पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 आवेश और Q2 आवेश, सदिश के रूप में पढ़ रहे हैं, इसे मोड़ दे देंगे, और बटा बीच का दूरी, तो बीच का दूरी कोची मानते हैं, R मानते हैं, बीच का दूरी R, तो R का मैग्नीट्यूड के रूप में लिख देंगे, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा 1 2 है, तो यहाँ पर हम 1 2 देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। और दिशा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके बीच का दिशा कौन है, Q2, जब Q1 पर बल लगा रहा है तो उसके लिए दिशा कौन आया है, तो R कैप 1 2 आया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कोची लिख देंगे, R कैप 1 2 लिख देंगे। थोड़ा सा इसको हम बेहतर समझाते हैं, ठीक है, समझिएगा, ये आपका पहला आवेश Q1, ये आपका दूसरा आवेश Q2, जब दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है तो बल के फॉर्मूला के लिए, और बीच का दूरी जब R रहेगा तो फॉर्मूला बल का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। हम आपको बोल चुके हैं कि R को चाहे छूछे R लिखे या R को ऐसे मैग्नीट्यूड में लिखे, दोनों एक ही बात है, ये आपको हम वेक्टर में जो है पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ऐसे लिखे ऐसे लिखे, दोनों एक ही बात है। अब अगर यहाँ पर 1 2 रहेगा तो यहाँ पर भी हम कुछ दे देंगे, 1 2 दे देंगे, समझ में आया। अब सुनिएगा यहाँ पे, ये तो बल का फॉर्मूला है, तो ये बल का फॉर्मूला सदिश के रूप में नहीं है, इससे केवल हम परिमाण निकाल सकते हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जब बल लगा रहा है तो कै न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, खाली ये बता सकते हैं, दिशा नहीं बता सकते हैं। तो दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग किए थे, आर कैप, और यहाँ पे फिर वेक्टर हो जाएगा, मतलब कि वेक्टर एफ लिख दें, इसका मतलब कि दो चीज इसमें है, इतना परिमाण देगा और ये अकेले दिशा देगा। अगर हम इतना नहीं लिखते हैं, वेक्टर इस पे नहीं देते हैं, खाली छूछे एफ लिख दिए, इसका मतलब केवल हम परिमाण का चर्चा कर रहे हैं, अगर इस समय हम ऐसे कर देते हैं तो फिर गलती हो जाएगा, कि ये किसके लिए आ जाएगा, दिशा के लिए, और ये दिशा नहीं आपसे पूछ रहा है, केवल परिमाण पूछ रहा है, तो अभी सही है। अगर इस पर वेक्टर दे दिए तब आपको जो है आर कैप देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 2 रहेगा तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पे 1 3 तो यहाँ पर 1 3, फिर अगर यहाँ पे 1 2 तो यहाँ मैग्नीट्यूड में करके इसको हम 1 2 दे देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी को तो यहाँ पे हम लिखे हैं, यानी किसके, तो F12 लिखा है, इसका मतलब कौन कि 2 आवेश जो है 1 पर बल लगा रहा है, तो उसको हम इस तरह लिख दिए हैं। चलिए अब ऐसे आइए, F13 लिखा है, इसका मतलब कौन कि 3 आवेश जो है, यानी Q3 जो है वो Q1 पर बल लगा रहा है, तो देखिए यहाँ पे Q3 आवेश जो है वो Q1 पर बल लगा रहा है, तो उसका बल का नाम कुछ दिया है F13, तो यहाँ से आप इन दोनों के बीच लगने वाला बल निकालिए सदिश के रूप में, तो फिर से फॉर्मूला कुछ आ जाएगा, K यानी आपका नियतांक, Q1 Q2, तक Q1 का मान तो Q1 ही रहेगा, लेकिन Q2 कौची बन जाएगा, Q3 बन जाएगा, क्योंकि Q3 लगा रहा है, यहाँ पर Q2 आवेश इस पर बल लगा रहा था तो Q2 दिए थे, यहाँ पर Q3 आवेश इस पर बल लगा रहा है तो Q3 नाम दिए हैं, वही आपका हो गया कौची Q3 बटा बीच का दूरी, तो R स्क्वायर तो होबे करता है बीच का दूरी, लेकिन किस रूप में है, तो F13 के रूप में है, तो यहाँ पे आपका
R13 और वेक्टर मैग्नीट्यूड लगा करके ये लिख ही सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्लस आगे डॉट करते करते कहां तक, n तक, n वाला लास्ट में है, तक के आपकी Q1 है और n है ना, n है ना, यहाँ पे Q3 नहीं होगा या Q2 नहीं होगा, यहाँ पे आपकी Qn हो जाएगा और बट्टा बीच का दूरी, तब बीच का दूरी कितना है, वेक्टर r का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में करके करेंगे हम लोग, लेकिन f1n है तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा 1n हो जाएगा स्क्वायर के स्क्वायर। और लास्ट में तो बताए क्या है आपको, हम बताया ना लास्ट में कौन सी दिशा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसके रूप में, आर कैप के रूप में, तो आपकी कौन सी हो जाएगा 1n हो जाएगा। इतना करने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। बस आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए, सब में के कॉमन है तो के को कॉमन बाहर खींच लिए, और Q1 सब में कॉमन है तो Q1 को भी बाहर हम लोग खींच लिए, तो भाई साहब बचा कोची, तो बचा जो है आपके पास वो Q2 बट्टा और वेक्टर R12 का स्क्वायर बचा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आर कैप 12 बचा। यहाँ पे कोची बचा था Q3 बचा बट्टा वेक्टर R13 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आर कैप 13 बचा, प्लस डॉट डॉट यहाँ पे कोची बचा, तो Qn बट्टा और वेक्टर R1n मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आर कैप 1n बचा, ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत, अब इतना बड़ा हम ऐसा ही लिखते रहेंगे हमेशा, तो कहेंगे नहीं, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए वैज्ञानिक एक हम लोग को यंत्र दिया, मंत्र दिया, तंत्र दिया, और उसी के प्रयोग करके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं भाई साहब, कंजूसी नहीं होना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर किया करिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। इतना मेहनत, जितना एनर्जी से बनाते हैं वीडियो, उतना में दिन को बैच निकाल देंगे पढ़ा के, समझे। ऑफलाइन का बात कर रहे हैं, बड़ी ऑनलाइन में मेहनत लगता है, समझे। समझा में कंजूसी नहीं कर रहे हैं। आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन भाई साहब वीडियो जरूर शेयर किया करिए यार, ठीक है। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं आपका नहीं होना चाहिए, इसको जरूर शेयर किया करिए, ओके। आगे देखिएगा, अब ये आपका कॉमन तो हो गया है, के कॉमन हो गया है, आपका Q1 कॉमन हो गया है। अब ये जो बच गया है ना, इसको हम शॉर्ट में लिखने का तरीका आपको देने वाले हैं अभी, इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे जो है लिख सकते हैं, ओके। चलिए, दिल दरिया समंदर इधर करके देखिएगा, ओके। के बाहर आ गया, Q1 बाहर है, Q1 लिख दिए। अब सुनिएगा, हम लोग इसको जो है शॉर्ट में लिखने जा रहे हैं, कैसे, शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग सिग्मा का प्रयोग करते हैं, यानी जितना प्लस है, जितना भी बीच में प्लस है, वो सब ये सिग्मा के अंदर आकर के क्या हो गया है, समा गया है। जितना भी प्लस है वो सब प्लस जो है वो सिग्मा के अंदर जो आकर के समा गया है, ठीक है। सिग्मा के रूप में लिख रहे हैं, ऐसे जोड़ है। ये चीज आप पढ़े होंगे 10वां में, माध्यमिक का बहुलक में भी ऐसा चीज आया होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, याद रखिएगा, जो बदलेगा उसको कुछ मानेंगे हम लोग, और जो नहीं बदलेगा, जो थेथर रहेगा, उसको वैसा ही छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। जो बदलेगा उसको मानेंगे, जो नहीं बदलेगा उसको नहीं मानेंगे। तब पहले तो आप क्यू आर और यहां पे आर कैप जैसे है एकदम चुपचाप उसे लिख दीजिए। देखिए क्यू बट्टा, अच्छा क्यू पे मोड है तो क्यू पे मोड, संख्या को अभी हम इग्नोर करें, ठीक है। संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो संख्या बदलने वाला रहेगा उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं अभी, और जो नहीं बदलने वाला रहेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। मोड के अंदर क्यू को लिख दिए, आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लिख दिए, जैसे वैसे ही लिख दिए हैं, और आर कैप है तो आर कैप लिख दिए। संख्या कहीं पे आपको दिखाई दिया अभी नहीं ना। अब सुनिएगा, मॉड का पावर 2, मॉड का पावर 2, मॉड का पावर 2 नहीं बदल रहा है तो इसको लिख देंगे। कहा कि थेथर आदमी को कोई बदल सकता है नहीं, उसका कलाम यही रहेगा कि पंच के बात मानेंगे लेकिन खुटवा वहीं गाड़ेंगे। हम लोग के बीच में जो थेथर आदमी होता है उसका यही होता है ना, पंचायती होगा तो कोची कहेगा कि भाई साहब हम पंच के बात मानेंगे लेकिन खुटवा जो है वहीं गाड़ेंगे। अब भाई साहब तू पंच के बात मान ही कहां रहा है जब खुटवा वहीं तो गाड़ेगा। तो इसीलिए थेथर को हम लोग यहीं पे छोड़ दिए हैं, थेथर बदलता नहीं है तो थेथर को थेथरानियन हम लोग छोड़ दिए हैं। देखिए बदलेगा कौन, Q2 आवेश जो है यहाँ Q3 बन गया, आगे Q4 बन जाएगा, इसे करते करते आगे जाके कुछ बन गया, Qn बन गया है, बना ना Qn। तो इसको अब हम मान लेते हैं, मान लेंगे कौन, तो इसको हम I मान लेते हैं, कुछ मान लिए, I मान लिए। यहां पर देखिए R12 है, यहाँ पे R13 है, तो एक नहीं बदला, 2 से 3 बदला है तो एक को एक लिखेंगे, लेकिन 2 से 3 हुआ है ना तो इसको I मान लेंगे। यहां पर वही देखिए, एक एक लास्ट में एक नहीं बदल रहा है, एक थेथर है, एक रह देंगे। मानेंगे किसको हम लोग,
तो मान लेंगे यहाँ पे देखिए 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके n तक, इसको मान लेंगे हम लोग i। अब भाई साहब देखिए कि i शुरू कहां से है, तो सब में देखिए 2 से शुरू है, तो 2 से शुरू है, तो लिखेंगे यहाँ पर i बराबर 2 से कहां तक, n तक। लाला ये हो गया आपका प्रूफ भाला, हो गया आपका प्रूफ। अब अगर ज्यादा आपको और इससे थोड़ा सा मजा लेना है, थोड़ा सा और इसको संतुष्टि कर दिलाना है, संतुष्टि इसको थोड़ा सा और करना है, तो लास्ट में वेक्टर एफ बराबर लिख दीजिए, के का वैल्यू कितना, तो 1/4 पाई अब साइन नोट और Q1 का Q1, ठीक है। बाकी बात सिग्मा में जैसे वैसे ही लिख दीजिए, सिग्मा में जैसे है वैसा ही एकदम हुबहू लिख दीजिए, इसको आप कुछ नहीं करिए, ठीक है। चलिए हम लिख दे रहे हैं जैसे है सिग्मा में एकदम वैसा ही चुपचाप हम लिख दिए हैं, कुछ बदला बदली नहीं करिए हैं, ठीक है। चलिए अब यही जो है आपका मेन फॉर्मूला हो गया। इतना अगर आप बोर्ड में करके चल आते हैं तो धक सा कॉपी चेक करने वाला जो है वो 5 नंबर देके बढ़ जाएगा आगे। समझ में आया? ये इसका जो था बलों का ध्रुवपन का फॉर्मूला बन गया। ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये डायग्राम है, जो डायग्राम आपको हम समझा दें बढ़िया से। सबसे पहले बलों का ध्रुवपन का सिद्धांत का फॉर्मूला था, परिभाषा था। कोच कह रहा था कि बलों का ध्रुवपन के सिद्धांत के अनुसार बिंदु आवेश पर मिलने वाला परिणामी विद्युत बल जो रहेगा इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बल के सदिशों के ऊंची रहेगा, बराबर रहेगा, जो आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। डायग्राम एकदम हुबहू देखिए ना, ऐसा ही ना बना हुआ है। डायग्राम में खाली स्थिति सदिश आपका आया था, डायग्राम में स्थिति सदिश हम आपको नहीं दिखाए, बाकी सब तो डायग्राम ऐसे ही है ना, हुबहू एकदम। जब ये इसको बल लगाएगा तो इधर ही ना ढकेलेगा, ये इस पर बल लगाएगा तो इसको इधर ढकेलेगा, ये इस पर बल लगाएगा तो इसको इधर ही ढकेलेगा। तो ये था आपका बलों का ध्रुवपन का सिद्धांत, जो बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना अगर आप करके आ जाते हैं तो धक सा 5 नंबर जो है बोर्ड में आपको मिल जाएगा। और चीज एकदम भाई साहब आसान है, बस खाली थोड़ा सा चीजों को आपको समझना है, टाइम देके समझना है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।